आलसी मछुआरा। एक बड़ी झील के किनारे मछुआरों का एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोग अपने घर का गुजारा मछलियों को पकड़कर करते थे, मगर जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे झील से मछलियां कम होती जा रही थी। उसी गांव में मुकेश नाम का एक आलसी मछुआरा रहता था। जब वो झील पर मछलियां पकड़ने जाता था तब वो वहां सोया रहता था। एक दिन उसके पड़ोसी ने उससे कहा, मुकेश भाई, क्या बात है, तुम सो रहे हो? क्या करें भाई, अभी 5 बार जाल डाल चुका हूँ मगर कोई मछली हाथ ही नहीं आ रही। अब तुम्हारी तरह बेकार की मेहनत तो मैं नहीं कर सकता। तब उसका पड़ोसी हंसते हुए कहता है, अरे भाई, हमको तो आदत है, अपना घर भी तो चलाना है, क्या पता कोई जिन हाथ लग जाए। फिर मुकेश उससे कहता है, तुम काम करो, मैं तो घर जा रहा हूँ। फिर मुकेश घर चला जाता है। उसके घर में खाना नहीं होता तो उसकी पत्नी उसे कम खाना देती है। अरे क्या हुआ, आज खाना कम क्यों है? उसकी बीवी मोना उससे कहती है, अरे 1 महीने से आपका काम नहीं चल रहा, पता नहीं और कब तक ये सब चलेगा। आपको तो जिन भी मिल जाए तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता। मुकेश सो जाता है। उसे जिन की बहुत याद आती है। अगले दिन वो काम पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, मुझे शायद कुछ और दिन लग जाए। फिर चलते चलते मुकेश एक झील पर पहुँचता है और वो सोचता है, क्यों ना इस झील में जाल बिछा कर देखा जाए, हो सकता है कोई मछली मिल जाए। वो हमेशा की तरह 5 बार जाल डालता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। वो मायूस हो जाता है और सोचता है, अपनी किस्मत में तो कुछ लिखा ही नहीं है। और जैसे ही वो जाल बाहर निकालने लगता है उसे उसमें एक बोतल नजर आती है। वो उस बोतल को खोलता है तो उसमें से एक जिन निकलता है और हंसता है। मुकेश ये देखकर कहता है, हाँ मुझे पता है तुम जिन हो, मुझ पर सोने की बारिश करो और मुझे माला माल कर दो। अरे पागल इंसान, मैं तेरा गुलाम नहीं, मैं तो इस बोतल में बंद था। मैंने कसम खाई थी, जो मुझे इस बोतल में से आजाद करेगा मैं सबसे पहले उसकी जान लूंगा। ऐसा कहकर जिन हंसने लगता है और मुकेश डर जाता है और कहता है, अरे मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। चल तुझे एक शर्त पर छोड़ देता हूँ, अगर तुम इस झील में से मुझे 100 मछलियां पकड़कर खिला दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ये सुनकर मुकेश उसे शाम तक 100 मछलियां पकड़कर देता है। अरे ये लो मछलियां और अब मेरी जान बख्श दो, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। फिर जिन उससे कहता है, अरे आलसी इंसान, जाओ इन सब मछलियों को बेचकर पैसे अपने घर ले जाओ। ये मछलियां तुम्हारी मेहनत की हैं, मैं तो तुम्हें मेहनत करना सिखा रहा था। ये सब सुनकर मुकेश की आंख भर आती है और फिर जिन मुकेश को दोनों हाथ आगे करने को कहता है और मुकेश के दोनों हाथों को सोने के सिक्कों से भर देता है। ए जिन, मुझे जादू से नहीं, मुझे अपनी मेहनत से पैसे कमाने हैं। बहुत खूब, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे इस बोतल में बंद करके वापस पानी में फेंक दो, देखते हैं आगे कौन मिलेगा। मुकेश मंद मंद मुस्कुराता है और जिन को बोतल में बंद करके नदी में फेंक देता है और फिर अपने घर चला जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। मुकेश को ये बात समझ आ गई थी कि असली ताकत अपने हाथों में है और मेहनत से जो पाया जा सकता है वो किसी और चीज से नहीं पाया जा सकता। सोने, चांदी, हीरे, मोती, सबसे ज्यादा कीमती मेहनत होती है। मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। यमुनानगर में सीता अपने बेटे कुशल के साथ रहती थी। बेटे कुशल के बड़े हो जाने पर वो उसकी शादी पास ही के गांव की एक लड़की खुशी से करवा देती है। बहू, तुझ जैसी खूबसूरत बहू तो इस पूरी सोसाइटी में किसी की नहीं। बस
अब तू इस घर की सारी जिम्मेदारी उठा ले तो मेरी चिंता खत्म। ये ले इस घर की चाबी, अब से ये तेरे हवाले। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूंगी। देखिएगा, आपको शिकायत करने का भी कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं आपके लिए गाजर का हलवा बनाकर लाती हूँ। शादी के कुछ ही दिन बाद खुशी के तेवर बदलने लगते हैं। माँ जी, मैं आपसे कह देती हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो हर समय आपकी बात मानूं। बहू, मैं तो बस ये कह रही थी कि तू हर समय फोन पर ये किससे बात करती रहती है। हर समय तेरा फोन बिजी आता है, ये बात कुशल को पसंद नहीं बेटा। हाँ हाँ, मेरी तो हर बात सबको बुरी ही लगती है। अब शादी को कई महीने बीत चुके हैं, मगर खुशी कभी भी खुश नहीं रह पाती और वो अपने पति और सास से भी हमेशा झगड़ती रहती है। असल में शादी से पहले उसका एक प्रेमी होता है, गोविंद। वो उससे आज भी छुप छुप कर मिलती है। गोविंद, मैं अपने पति और सास के साथ खुश नहीं हूँ, चलो ना हम भाग जाते हैं। तुम एक काम करो, घर से सारा कीमती सामान ले आओ, उसके बाद मौका देखकर हम भाग जाएंगे। खुशी के पति और सास उसे बहुत प्यार करते हैं, मगर खुशी फिर भी उन्हें धोखा देती है और धीरे धीरे अपने घर से कीमती सामान को चोरी करके गोविंद को देने लगती है। उसकी सास को घर से सामान चोरी होने का संदेह होने लगता है। बेटा, समझ नहीं आ रहा, ये घर से धीरे धीरे सामान कैसे गायब हो रहा है। कौन सा सामान माँ? अरे वो चांदी के बर्तन जो मैंने बनवाए थे वो दिख नहीं रहे। यहीं कहीं होंगे माँ, आपकी बहू ढूंढ देगी। कितने बेवकूफ हैं ये माँ बेटे, इनका सारा सामान मैं गायब कर दूंगी और इनको पता भी नहीं चलने दूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे खुशी घर का सारा कीमती सामान चोरी करके गोविंद के पास रखवा देती है और कुछ महीनों बाद उनके पास बहुत कीमती सामान इकट्ठा हो जाता है और दोनों भागने की योजना बनाते हैं। खुशी, आज रात को आधी रात होते ही तुम अपने घर से भाग कर आ जाना। मैं गांव के पुराने बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। खुशी अपने कपड़े और गहनों की पोटली बांधकर पुराने बस अड्डे पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां तो कोई भी नहीं है। खुशी कुछ घंटे वहीं खड़ी रहती है और फिर गोविंद के कमरे पर जाती है। वहां पर भी बड़ा सा ताला लगा होता है। हे भगवान, कहीं गोविंद मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गया। अब मैं क्या करूंगी? खुशी फूट फूट के रो रही होती है। तभी पीछे से उसका पति सारे गहनों की पोटली लेकर आ जाता है। आप यहाँ? हाँ, मैंने गोविंद को गांव छोड़ने से पहले पकड़ लिया था और ये सारे गहने भी उससे ले लिए। आपको सब पता था कि मैं आपको और माँ जी को धोखा दे रही थी। हाँ, मगर मुझे ये भी पता था कि गोविंद अच्छा इंसान नहीं है। अगर मैं तुमको समझाता तो तुम कभी नहीं समझ पाती, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हारी आंखें खुद खुले। मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं खुशी, मगर हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारे अपने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। माँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों चाहते हैं कि खुशी 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 हमारे घर रहे, क्योंकि तुम ही तो हमारी खुशी हो। हाँ, मैं आज के बाद आपको और माँ जी को कभी निराश नहीं करूंगी। अत्याचारी रानी परी। परी लोक में एक रानी परी रहती थी। वो रानी सभी परियों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। रानी परी बहुत पुराने ख्यालों की थी। वो जादू टोना और इन सब बातों को बहुत मानती थी। एक बार तभी उसे किसी ने बताया कि अगर वो वहाँ पर मौजूद किसी भी परी को अपने हाथों से जला देगी तो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। पूरी दुनिया में बस उसी का राज्य होगा। जल्दी उसे कोई नहीं हरा पाएगा। हर कोई बस उसी के जैसा बनना चाहेगा। रानी परी ये सब बातें सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब वो ऐसा करके रहेगी।
और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और परियों के पास आती है। अरे क्या हुआ रानी परी, आपको यहाँ पर हमसे कोई काम था क्या? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था, मैं तो तुम लोगों से कुछ बात करने आई हूँ यहाँ। क्या बात? अब लेकिन रानी परी कैसी बात? मुझे दरअसल एक जादूगरनी ने ये बताया है कि मैं तुम सारी परियों में से अगर किसी एक परी को अपने हाथों से आग लगा दूं तो मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। क्या? रानी परी, आप भला ये क्या कह रही हैं? आप बस शक्तियां पाने के लिए हमें जलाकर मार डालेंगी? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? रानी परी, आप तो हम सब में सबसे बड़ी है ना? मैं शक्तिशाली बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम में से किसी परी को आग में जलना ही होगा, समझी? ऐसा बोलकर रानी परी सभी परियों को ध्यान से देखने लगती है और उनमें से तभी एक परी को आग में जलाने के लिए चुन लेती है। अगर तुम सभी परियों ने मेरी बात नहीं मानी या किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम सब परियों को एक साथ मार डालूंगी और इस परीलोक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। कल सभी परियां एक जगह पर इकट्ठा होंगी, समझी? ऐसा बोलकर रानी परी वहां से चली जाती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें खुशी परी को बचाना ही होगा। हम उसे इस तरह से रानी परी के हवाले नहीं कर सकते, समझी बहनों? अरे लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। रानी परी ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो शक्तिशाली बन जाए, लेकिन भला हम रानी परी को कैसे समझाएं कि ये सब करने से कुछ नहीं होता। हमें कैसे भी करके खुशी परी को उनसे बचाना ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते, रानी परी को समझाना नामुमकिन है, वो हमारी बात नहीं सुनेंगी। नहीं, मैंने ये सोच लिया है कि अब हम रानी परी को सबक सिखा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन रानी परी बहुत शक्तिशाली है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। तुम सब अभी जाओ यहाँ से। सभी परियां इसके बाद वहां से चली जाती हैं और वो परी मन में सोचती है, अब मैंने सभी परियों से कह तो दिया है, लेकिन भला मैं कौन सा रास्ता निकालूं? मैं रानी परी को सबक कैसे सिखा सकती हूँ? ऐसे सोचकर वो परी वहां से चली जाती है। दूसरे दिन तभी सभी परियां वहां एक जगह पर इकट्ठा होती हैं और रानी खुशी परी को आग लगाने ही वाली होती हैं कि इतने में तभी वो परी वहां आ जाती है। रुकिए रानी परी, रुक जाइए, आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात सुनिए। जिस जादूगरनी ने आपसे ऐसा करने के लिए कहा था कि किसी भी परी को आग लगाने से आपको शक्तियां मिल जाएंगी, दरअसल वो आपसे झूठ बोल रही थी। वो जादूगरनी एक नंबर की झूठी है रानी परी। नहीं, तुम ये सब इसलिए कह रही हो ना ताकि मैं खुशी परी को छोड़ दूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैं पीछे नहीं हटूंगी। रानी परी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आप चाहें तो खुद पता लगा सकती हैं कि उस जादूगरनी को परीलोक की पुलिस पकड़ कर ले गई है, झूठ बोलने के जुर्म में। क्या सच में? इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया। भला वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो उसकी बातों में आ गई। तुम लोग भी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने लिए तुम लोगों को बहुत परेशान किया। जरा से स्वार्थ के कारण मैं तुम्हें आग लगाने जा रही थी खुशी। सभी परियां लेकिन रानी परी को माफ कर देती हैं और वापस से सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। माँ, मैं तो किसी हीरोइन से शादी करूंगा, तुम्हें अभी से बता देता हूँ। वो तो तू कर ले, लेकिन कोई हीरोइन तुझसे क्यों शादी करेगी भला? पापा के करोड़ों रुपए देखकर। अरे तो पैसे मेरे हैं, मैं ही कर लेता हूँ किसी हीरोइन से शादी।
जो मेरी उम्र की हो। हाँ हाँ, अब यही दिन आ गए हैं ना, तुम बाप बेटा शादी करो और मैं चली घर से। सोचा था बुढ़ापे में बेटे की शादी करके बहू से खूब सेवा लूंगी, लेकिन कहाँ, यहाँ तो बाप और बेटा दोनों हीरोइन लाने की सोच रहे हैं। अब रोहन कहाँ मानने वाला था, वो तो घर ले ही आता है एक हीरोइन। अरे तुलसी, ये तो तुलसी है ना बेटा? आय हाय, टीवी में तो बड़ी सुंदर लगती है, सामने ये कैसी झुर्रियां दिख रही है, और ये इतना परफ्यूम क्यों लगा रखा है? अरे माँ, वो इन लोगों का मेकअप कर करके ऐसा चेहरा हो जाता है। मेरा नाम तुलसी नहीं अलीशा है। हैं? कौन जात की हो बहू? विदेशी हो क्या? देखिए, मेरे पापा पर्शियन थे, वो अमेरिका में बस गए थे। मेरी माँ वैसी तो भारत से थी, लेकिन ओह रहने दो बेटा, कोई बात नहीं, किसी और दिन तुम्हारे मम्मी पापा का टूर प्लान सुन लेंगे हैं। खैर, अलीशा घर की बहू बन जाती है। एक दिन सुबह सास जोर से चिल्लाती है, अरे बचाओ, अरे बचाओ। सभी इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ माँ? अरे भूत है वहाँ, मैंने देखा। तब वहाँ से अलीशा निकल कर आती है, भूत के भेष में, खुले बाल, सफेद साड़ी। ओ सास माँ, थैंक्स, आप डर गई। अब मेरे देखने वालों को भी मेरा ये रूप पसंद आएगा। यही एक कलाकार की असली कमाई है। अरे अलीशा, माँ हार्ट की पेशेंट है, ये क्या कर रही हो? ये मेरे आने वाले सीरियल की कहानी है, तो मुझे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा सासू माँ, थोड़ी सी हल्दी में चंदन, चावल का पाउडर और हाँ एलोवेरा जेल डालकर जरा तैयार कर दीजिए ना। अरे क्यों, इससे क्या बनेगा? फेस पैक जानू। अलीशा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन रात के 2 बजे घर की घंटी बजती है। हे भगवान, आजकल चोर भी क्या बेल बजा कर आते हैं, देखो तो कौन है। सास दरवाजा खोलती है तो सामने बहुत से लड़के लड़कियां खड़े होते हैं और बहू सज धज कर आई होती है। अरे बहू, रात के 2 बजे कहाँ से आ रही है? अरे माँ, 2 बजे ही तो पार्टी का वक्त होता है, जरा कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए ना। ये बोलकर बहू उन लोगों से बातें करने लगती है। अरे मैं जा रही हूँ सोने, और हाँ तुमसे तो मैं कल बात करती हूँ। अगले दिन सबके सामने बहू, इन्होंने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। ये तो अच्छा है कि बात मीडिया में नहीं आई, वरना तो मेरे हाथ से ये बड़ा प्रोजेक्ट निकल जाता। अरे लेकिन अलीशा, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, हमारे यहाँ रात सोने के लिए और दिन काम करने के लिए होता है। तो क्या मैं पार्टी नहीं करूं, अपने सारे शौक खत्म कर दूं? अरे एक एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल ही ऐसी होती है। अरे बेटा, हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ना कोई रोक टोक, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन बेटा जो गलत है वो तो गलत है ना। ये बोलकर सास ससुर वहाँ से चले जाते हैं। यार, गलती कर दी मैंने आम लोगों से शादी करके। तभी अलीशा की सहेली, जो कि उसी की तरह सेलिब्रिटी थी, वो वहाँ आती है। हाय, कैसी हो मैरी? अरे यार, मैं तो ठीक हूँ, तू बता, तेरी तो बड़े सीरियल देखने को मिल रहे हैं, शादी के बाद भी कैसे मैनेज कर लेती है? क्यों, इसमें क्या है, मेरी सास ने ना वो पूरा घर संभाल दी है और मेरे लिए तो कोई रोक टोक ही नहीं है। पर तुझे क्या हुआ, तू तो गायब ही हो गई शादी के बाद। हाँ यार, तू तो जानती है ना, मैंने राजा की बारात वाले हीरो रियल कुमार से शादी की थी। हाँ हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ, तेरी सास भी तो हीरोइन है ना। हाँ यार, उनके ही फैशन पार्टी और शूट नहीं रुकते। बच्चा होने से पहले तक तो मैंने काम किया, लेकिन अब बच्चे के बाद ना मुश्किल है सब। तभी वहाँ अलीशा की सास चाय लेकर आती है। अरे तू तो मक्खी बनी सिमरन की हीरोइन है ना, मैं बड़ा देखती थी तेरा सीरियल, लेकिन ये क्या हालत बना ली है, मक्खी बनकर तो तू बड़ी ही प्यारी लगती थी। नमस्ते आंटी, आप चाय लेकर आई हैं? वाह आंटी, मुझे तो मेरी माँ की याद आ गई। अरे तो जो अपने लोग होते हैं उनके लिए थोड़ी ना नौकर चाकर होते हैं। अच्छा तुम दोनों सहेलियां बात करो, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ। ये बोलकर सास चली जाती है। अगले दिन, सासू माँ, आज मेरा इंटरव्यू लेने कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं, प्लीज आप देख लेना उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे ठीक है बेटा, फिक्र मत कर। तभी वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं,
कैमरा लग जाता है और अलीशा के पीछे खड़ी हो जाती है अलीशा की सास। अरे ये पीछे आंटी जी कौन है? आंटी जरा हटिए। अरे कहाँ चांद में दाग सा लगा रही है। सास को कैमरामैन की बात अच्छी नहीं लगती, वो अलीशा समझ जाती है। माफ करना, वो गलती से। वो वहां से निकल ही रही होती है कि अलीशा सास का हाथ पकड़ लेती है। सास को हैरानी होती है, ये मेरी सास है, कोई दाग नहीं। आज जो आप मेरी चमक देख रहे हैं उसे रोशनी यहीं से मिलती है। अरे मैम, कहाँ बुरा मान रही है छोटी छोटी बात का। आपको तो पता है हमारे चैनल में इंटरव्यू के बाद आपका करियर और चमक जाएगा। करियर से ज्यादा जिंदगी का चमकना जरूरी है, जो मेरे परिवार के साथ ही है। और हाँ, ये स्क्रिप्ट नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। सैंडल की कहानी। एक गांव में मीना और टीना नाम की दो बहनें रहती थी। उनकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। उनके पिता ने इंदु से दूसरी शादी कर ली ताकि वो मीना और टीना का ख्याल रख सके, क्योंकि रमन शहर में काम करता था और उसे कई दिन शहर में ही रहना पड़ता था। मगर उसका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि इंदु मीना और टीना का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि उनसे घर का काम करवाती थी। इंदु की एक बेटी भी थी जिसका नाम काजल था। इंदु उससे बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल दिला दो। चप्पल टूट गई है तो मैं क्या करूँ? पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं जो मैं तुझे नई चप्पल दिला दूं। पर माँ, मैं बिना चप्पल के कैसे चलूंगी? जब चप्पल नहीं होती थी तब भी इंसान इस दुनिया में बिना चप्पल के रह रहे थे, और अब देखो महारानी से बिना चप्पल के चला ही नहीं जा रहा। तभी उसकी बेटी काजल वहाँ आती है और कहती है, माँ, कल मैंने मॉल में एक बहुत खूबसूरत सैंडल देखी है, वो 5,000 की है। मुझे पैसे दे दो माँ, मुझे वो लेनी है। ये लो मेरा बच्चा, तुम जाकर वो सैंडल ले लो। माँ, ये क्या, आपने उसे 5,000 रुपए दे दिए सैंडल लाने के लिए और मुझे 100 रुपए भी नहीं दिए चप्पल लाने के लिए। पिताजी को आने दो, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी कि आप हम पर कितना जुल्म करती हैं। अच्छा, तो तू अब मेरी शिकायत करेगी? तो रुक जरा। और फिर इंदु उसे कमरे में बंद कर देती है। अब ये सारा दिन यही रहेगी और आज इसे खाना भी नहीं मिलेगा। माँ, उसे छोड़ दो, बच्ची है वो, उससे गलती हो गई है। वो आपसे अब से ऐसे बात नहीं करेगी। मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तू जाकर घर का काम कर, नहीं तो तुझे भी इधर ही बंद कर दूंगी। काम कर करके मीना के हाथ में छाले पड़ गए थे, मगर वो फिर भी काम करने के लिए मजबूर थी। सारा दिन काम करने के बाद वो अपनी माँ से रोटी लेने जाती है तो वो कहती है, किचन में रोटी पड़ी है, जाकर वो खा ले। और टीना को आज खाना देने की जरूरत नहीं है, आज वो भूखी ही रहेगी। माँ, उसे माफ कर दो, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अगर अपने हिस्से की रोटी लेनी है तो ले आ, वरना तू भी जाकर उसके साथ सो जा। मीना एक रोटी लेकर जाती है और अपनी बहन से कहती है, ये लो, रोटी खा लो। मुझे पता है ये आप मुझे अपने हिस्से की रोटी दे रही हैं, ये आप खा लो, क्योंकि आपको सारा दिन काम करना होता है, आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ऐसा करते हैं, ये रोटी आधी आधी कर लेते हैं। दोनों बहनों की जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। दूसरी तरफ काजल बड़े मजे की जिंदगी गुजार रही थी। वो अपनी माँ से ज्यादा पैसे लेती और पार्टियों में उड़ा देती। एक दिन टीना के पाँव में कांटा चुभ जाता है और पाँव से खून निकलने लगता है। माँ को कहा भी था चप्पल ला कर दो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और अब देखो मेरे पाँव में कितना दर्द हो रहा है। तू रो मत, मैं अभी इस पर दवाई लगा देती हूँ, ये ठीक हो जाएगा। फिर एक दिन वो दोनों बहनें जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रही होती हैं कि उन्हें जंगल में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगी? ये सामान मेरे से उठाया नहीं जा रहा। वो दोनों उस बूढ़ी औरत को घर तक छोड़ आती हैं। बेटा, इतनी गर्मी में तुम दोनों नंगे पाँव हो, क्या तुम दोनों के पास चप्पल नहीं है? तभी वो दोनों उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बता देती हैं और फिर वो बूढ़ी औरत उन्हें जादुई सैंडल देती है। ये लो बेटी, इन्हें पहन लेने से सारा काम अपने आप हो जाएगा और जो तुम मांगोगी तुम्हें दे देंगी। वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके चली जाती हैं। अब उनकी जिंदगी बड़े मजे से गुजर रही थी और ये सब सैंडल की वजह से था। और अब उन्हें सूखी रोटियां भी नहीं खानी पड़ती थी। एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मीना और टीना पर बहुत जुल्म करती हैं, मगर वो फिर भी बहुत खुश रहती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो इन पर नजर रखते हैं। और फिर वो उन पर नजर रखने लग जाती है। एक दिन की बात है।
जादुई सैंडल जल्दी से घर की सफाई कर दो। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। अगर तुम दोनों के पास जादुई सैंडल थी तो हमें क्यों नहीं बताया? ला अब जल्दी से ये सैंडल हमें दे दे। इंदु फिर उन सैंडलों को छीन लेती है, फिर एक खुद पहन लेती है और एक अपनी बेटी को दे देती है। मगर सैंडल पहनते ही उनके पाँव से खून आने लगता है। इंदु कहती है, हाय रे मर गई, ये हमारे पाँव से खून क्यों आने लगा? तभी वहाँ जादुई सैंडल प्रकट होती है और कहती है, अब पता चला पाँव से खून निकलता है तो कितना दर्द होता है। जब तक तुम लोग इन दोनों से माफी नहीं मांग लेती तब तक ये खून ऐसे ही निकलता रहेगा। और फिर इंदु और काजल अपने किए की माफी मांगती हैं और उसके बाद वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाली रूबी नाम की एक अनाथ भिखारन लड़की थी। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो गांव के मंदिर में रहा करती थी। और वो दिखने में भी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, उसका रंग काला था। इस वजह से गांव के सभी लोग उससे बुरा व्यवहार करते थे। मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगकर वो अपना पेट पालती थी। इसी तरह रूबी की जिंदगी कट रही थी, लेकिन मंदिर के पुजारी को उसका मंदिर आना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम मंदिर मत आया करो। क्यों पुजारी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हें यहाँ देखकर लोग पूजा के लिए नहीं आते। इतना कहकर पुजारी ने रूबी को धक्का मारकर मंदिर से निकाल दिया। रूबी दुखी होकर अपनी फटी पुरानी पोटली लेकर गांव से दूर निकल जाती है। धूप बहुत तेज थी, उसे प्यास लग रही थी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक तालाब दिखाई दिया। उसने जल्दी से पानी पिया और वहाँ तालाब के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। भगवान जी, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास रहने की कोई जगह ही नहीं और ना ही मेरा कोई अपना है। ये कहते हुए रूबी रोने लगी और रोते रोते वहाँ पेड़ के नीचे सो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया और वो थी परियों की दुनिया। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? घबराओ मत बेटी, तुम सुरक्षित हो। तुम जितने दिन चाहो हमारे परी लोक में रह सकती हो। तुम्हें यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। परी जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। तुम उस गांव में जाना चाहती हो जहाँ सभी गांव वाले तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं? हाँ, क्योंकि मेरा बचपन वहीं पर गुजरा है। मेरी कई यादें उस गांव से जुड़ी है। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव वापस छोड़ाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले से ज्यादा अच्छी हो जाए। ये कहकर परी रूबी को जादुई बगीचे में ले गई। वहाँ अपनी जादुई छड़ी से एक जादुई पेड़ प्रकट किया जिस पर सुंदर सुंदर फ्रॉक लटके हुए थे। परी ने वो फ्रॉक रूबी को दिया और कहा, ये जादुई फ्रॉक है जिसे पहनकर तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। तुम इसकी मदद से अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद कर पाओगी। अब तुम इसे पहन लो, पर याद रखना इसका गलत इस्तेमाल मत करना। फ्रॉक पहनते ही रूबी का चेहरा बदल गया। वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। उसने परी का धन्यवाद किया और फिर परी ने उसे आंखें बंद करने को कहा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। जब वो गांव में गई तो कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था। सभी गांव वाले उसकी खूबसूरती की चर्चा करने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वो समझ जाती है कि जादुई फ्रॉक की वजह से उसे कोई नहीं पहचान रहा था। वो गांव वालों को अपनी असलियत नहीं बताती और फिर वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। भरतपुर नाम के गांव में अबोली और उसका भाई विनोद रहते थे। वो दोनों जुड़वा थे। दोनों बहुत ही भोले थे। उनके पिता एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और माँ घर संभालती थी। अबोली और विनोद दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों भोले थे, इस कारण स्कूल के कुछ शरारती बच्चे उन दोनों को बहुत तंग करते थे। एक बार वो बच्चे उन दोनों को उनके स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी जंगल में छोड़कर आ गए। अबोली और विनोद रास्ता भूल गए और उस पहाड़ी जंगल में खो गए। वो मदद के लिए आवाज लगाते रहे,
लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो रोते रहे और आवाज लगाते रहे और उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अब हम क्या करेंगे भैया? तू चिंता मत कर, हमारे पापा हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। दोनों रोते हुए एक गुफा के पास चले गए। गुफा के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और डर के मारे गुफा से दूर हो गए। तभी उनके सामने एक शेर आ गया और उन पर हमला करने लगा। वो दोनों बचने के लिए उस गुफा में चले गए। शेर गुफा के अंदर नहीं आया, वो गुफा के बाहर से ही दहाड़ रहा था। वो शेर वही बाहर ही बैठ जाता है। अबोली और विनोद दोनों बाहर भी नहीं जा सकते थे। दोनों गुफा के अंदर ही अंदर जाते रहे। वो गुफा बहुत ही बड़ी थी। आगे चलते हुए उनको रोशनी दिखाई देने लगी। हम चलते चलते बहुत अंदर आ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, चलो बाहर चलते हैं। नहीं अबोली, हम बाहर नहीं जा सकते। बाहर शेर बैठा है, उसने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेगा। उसके बाद उनको वहाँ पर एक सफेद भालू दिखाई देता है। वो जमीन पर लेटा हुआ था और उसके पीठ में से खून आ रहा था। उसे देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं। भालू को चोट लगी थी उसे देखकर। भैया, हमें उस भालू की मदद करनी चाहिए, उसके पीठ से बहुत खून बह रहा है। हाँ अबोली, तुम ठीक कह रही हो। दोनों उसकी मदद करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। जैसे वो उसकी मदद करने लगते हैं, वो सफेद भालू और भी चमकने लगता है। भालू के उठते ही वो एक जिन बन जाता है। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मैं बहुत सालों से इस भालू के शरीर में कैद था। आज तुम दोनों की वजह से मैं इस शाप से आजाद हुआ हूँ। धन्यवाद बच्चों, मैं तुम दोनों को एक वरदान देना चाहता हूँ। अबोली जिन की बातें सुनकर उसे कहती है, मैं और मेरे भाई ने आपकी मदद किसी वरदान के लिए नहीं की, ये तो हमारा फर्ज था। हमारे पिता ने हमें समझा था कि अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद जरूर करो। बच्चों, भले ही तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। जिन अबोली और विनोद को एक जादुई अंगूठी देता है। बच्चों, यह अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है, यह एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी की मदद से तुम दोनों किसी की भी मदद कर सकते हो और ये अंगूठी तुमको बहुत मुसीबतों से बचाएगी। अबोली उस अंगूठी को लेती है और जिन वहाँ से गायब हो जाता है और वो दोनों भी उस गुफा से बाहर आते हैं। वो देखते हैं बाहर वो शेर अभी तक बैठा था। उसको देखकर वो डर जाते हैं, लेकिन अबोली ने वो अंगूठी सामने की और उसमें से एक काला शेर निकला। वो काला शेर उस शेर से बहुत बड़ा था। काले शेर से डरकर शेर भाग जाता है। काला शेर फिर से उस जादुई अंगूठी में चला जाता है। अबोली को उस अंगूठी के बारे में थोड़ा पता चल जाता है। फिर वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम घर कैसे जाएंगे। विनोद उस अंगूठी से कहता है, हमें हमारे घर जाना है। हे अंगूठी, क्या तुम हमें हमारे घर पहुंचा सकती हो? तभी उस अंगूठी में से एक तीर निकला। वो तीर उसको रास्ता दिखा रहा था। उस तीर की मदद से वो दोनों अपने घर वापस पहुंच गए। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी बातें अपने पिता को बताई। उनके पिता ने कहा, मेरे बच्चों, एक अंगूठी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना। राहुल विनोद से कहता है, तुम और तुम्हारी बहन एक सुपर हीरो बन चुके हो। तुम्हारे लिए एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी होना चाहिए, तो अपनी अंगूठी से मांग कर देखो। अपने पिता की बातें सुनकर विनोद अंगूठी से उन दोनों को एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम मांग लेता है। अंगूठी ने सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दी। वो दोनों उस सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की मदद से वो मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने लगते हैं। अगले दिन गांव में सुधीर के घर आग लग जाती है। सुधीर की पत्नी और बच्चे उस आग में फंस जाते हैं। अबोली और विनोद उसकी मदद करने उसके घर पहुंच जाते हैं। उस आग से सुधीर की पत्नी और बच्चों को अबोली और विनोद सुपर हीरो कॉस्ट्यूम से बचाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र में इन बच्चों ने इतनी बहादुरी से काम किया। सभी गांव वाले मिलकर उन्हें शाबाशी देते हैं। अबोली और विनोद गांव वालों की मदद करने लगे। ऐसे ही स्कूल के बच्चों को जब ये बात पता चली अबोली और विनोद सुपर हीरो बन गए हैं, तो बच्चों ने भी उन्हें तंग करना छोड़ दिया और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।
शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय, देखो तो, अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? है लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे बस। हाँ माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी, आपको पता है गीता, बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी, आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और अब क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं,
यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ। करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ। आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है। दीपकपुर नाम के गांव में एक जमींदार की 2 जुड़वा बेटियां थीं। उनकी दोनों बेटियां भले ही जुड़वा थीं, पर उन दोनों का स्वभाव और रंग रूप एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। अंजू जहां बहुत ही सुंदर और गोरी थी, वहीं दीपा सांवली थी। अंजू को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही गुमान था और वो हर समय दीपा को उसके रंग के लिए ताना दिया करती थी। वहीं उनके माँ बाप भी उन दोनों में भेदभाव किया करते थे। एक दिन, पापा मुझे कॉलेज जाना है, आपकी कार की चाबी दो ना। ले मेरी बेटी, और कुछ चाहिए तो बता। नहीं पापा, और कुछ नहीं चाहिए। अंजू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। खबरदार मेरे साथ आई तो मैं नहीं चाहती कि कॉलेज के पहले दिन ही लोग मेरा मजाक बनाए। बस में आ जाना तू। हाँ, बस से ही चली जाना तू, मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी तेरी वजह से। अंजू दीपा को छोड़कर चली जाती है। वहीं दीपा को बस से कॉलेज जाना पड़ता है। कॉलेज पहुंचने के बाद दोनों कॉलेज का लेक्चर अटेंड करते हैं और उसके बाद कैंटीन में लंच करने लगते हैं। अंजू अपने दोस्तों के साथ बैठी हंसी मजाक कर रही होती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है, अरे अंजू, वो लड़की देख रही है, वो कलूटी उल्टे तवे जैसी, चल उसको परेशान करते हैं। नहीं यार, रहने दो। अरे तू छोड़, देख मैं क्या करती हूँ। सीमा दीपा की टेबल पर जाती है और जैसे ही दीपा कुर्सी पर बैठने वाली होती है, सीमा उसकी चेयर हटा देती है और दीपा मुंह के बल गिर जाती है और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। देखो तो कैसे मुंह के बल गिर गई ये काली कलूटी। दीपा ये देख रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उस कॉलेज में एक बड़ा ही हैंडसम लड़का आता है, जिसे देख कॉलेज की सारी लड़कियां फिदा हो जाती हैं। देखना तुम सब, वो लड़का मुझसे ही दोस्ती करेगा। पहले दोस्ती करके तो दिखा, फिर बात करते हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है, तुम बस देखती जाओ मैं कैसे उस लड़के को अपने प्यार में डुबा देती हूँ। अंजू रोहन के पास जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करने लग जाती है। रोहन को भी अंजू पसंद आती है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दीपा भी रोहन को पसंद करने लगती है, पर वो अपने दिल का हाल कभी रोहन को नहीं बताती, क्योंकि उसको डर था कि कहीं रोहन उसका दिल ना तोड़ दे। अरे दीपा, सुनना तो जरा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो रोहन। वो मुझे एक हिस्ट्री के एक चैप्टर में समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? पर मैं क्यों? हिस्ट्री में सबसे अच्छे तुम्हारे ही नंबर आते हैं। अब तुमसे अच्छा टीचर तो मुझे कोई और नहीं मिल सकता ना। दीपा उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है और कॉलेज खत्म होने के बाद दीपा रोहन की पढ़ाई में मदद करती है। वहीं जब ये अंजू देखती है तो उसके दिल पर छुरियां चल जाती हैं। ये दीपा आजकल ज्यादा ही उड़ने लगी है, मेरे रोहन के साथ बड़ी दोस्ती बना रही है, इसको तो मैं बताऊंगी। दीपा मेरी बहन, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी की क्रीम है, जिसे लगाने से तेरा रंग साफ हो जाएगा और तू और सुंदर हो जाएगी। सच में इससे मेरा रंग साफ हो जाएगा? हाँ, लगा के तो देख, तुझे खुद पता चल जाएगा। अंजू दीपा को वो क्रीम देकर वहाँ से चली जाती है और दीपा वो क्रीम अपने चेहरे पर लगा लेती है। पर कुछ समय के बाद ही दीपा के चेहरे पर लाल लाल चिकते निकलने लगते हैं, जिसे देख दीपा खूब रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ऐसी हालत में मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? दीपा बहुत उदास हो जाती है और वो रोती हुई जंगल की तरफ जाती है। हे भगवान, तू मुझे किस जन्म की सजा दे रहा है? मैं तो पहले से ही बदसूरत थी, फिर तूने अब ये मेरे चेहरे को क्या कर दिया? मैं ऐसे चेहरे के साथ नहीं जा सकती, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। दीपा जैसे ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो दीपा को जादुई मेकअप की किट देती है। दीपा, इसे लगाने से तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। और हाँ, एक बात और,
तुम इसे लगाओगी तो सुंदर हो जाओगी, पर अगर कोई और लगाएगा तो वो काला हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से रखना। दीपा वो मेकअप किट लेकर अपने घर आ जाती है और उसे अपने चेहरे पर लगाती है और देखते ही देखते वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। और अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो उसे देख सब हैरान हो जाते हैं। वहीं राहुल भी उसे देख हैरान रह जाता है। दीपा उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है और राहुल भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दीपा को इतना सुंदर देख अंजू चिढ़ जाती है और वो दीपा के कमरे की तलाशी लेती है और उसे वो जादुई मेकअप किट मिल जाती है। अच्छा, तो ये सब इसकी वजह से हुआ है। रुको, मैं भी इसे लगाकर दीपा से सुंदर हो जाऊंगी। दीपा उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है, पर वो सुंदर होने के बजाय एकदम काली और बदसूरत हो जाती है और खुद की किस्मत पर रोने लगती है। आत्माओं का अध्ययन करने वाले दिल्ली के वैज्ञानिक सूरज प्रजापति को जब नासिक की भूतिया हवेली के बारे में पता चला तो उन्होंने इस भूतों की हवेली के बारे में अध्ययन करने का निर्णय लिया, क्योंकि वो पिछले कई समय से भूतिया जगह की तलाश में थे ताकि वो भूतिया आत्माओं पर अध्ययन कर सके। सूरज भूतिया हवेली में रहने की तैयारी करने लगा। वो जानना चाहता था कि क्या सच में भूत होते हैं, भूतों की कहानी क्या है, हवेली का रहस्य क्या है। इसके बाद सूरज दिल्ली से नासिक पहुंचा और अंत में टैक्सी लेकर नासिक की हवेली पहुंच चुका था, जिसके बारे में कई भूतिया कहानियां कही जाती थीं, जिसको लोग भूतों की हवेली कहते हैं। सूरज ने भूतिया हवेली के नजदीक होटल में रूम ले लिया। शाम होते ही सूरज आवश्यक सामान लेकर हवेली के बाहर जा पहुंचा। सूरज चुपचाप छुपते हुए हवेली का मुख्य दरवाजा खोलने लगा तो पता नहीं कहां से एक आदमी आ गया। अनजान आदमी ने पूछा, आप कौन हैं? इस वक्त इस हवेली में कोई नहीं जाता। सूरज ने उस आदमी को देखा और सामान्य होते हुए उस आदमी से पूछा, हेलो, आप कौन हैं? अनजान आदमी बोला, मैं हरीलाल और यहाँ पास में ही मेरा घर है। मैं यहाँ से जा रहा था, तभी आपको देखा और यहाँ आ गया, क्योंकि बाहरी लोग ही यहाँ आते हैं जिनको इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में नहीं पता होता। जो भी व्यक्ति इस भूतिया हवेली की कहानी के बारे में जानता है वो शाम और रात के समय इस हवेली में भीतर जाना तो दूर, इसके आसपास भी नहीं आता है। हाँ, मैंने सुना तो है कि नासिक की ये हवेली भूतिया है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए मैं आया हूँ ताकि इस हवेली में रुककर इसकी हकीकत लोगों को बता सकूं। क्या मतलब है आपका? आप सब जानते हुए भी इस भूत बंगला मतलब इस हवेली में रुकना चाहते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रात में यहाँ रुकने वाला हूँ। आप मेरी बात मानो और अभी यहाँ से वापस लौट जाओ। इस भूतिया हवेली में जाने वाला कोई भी वापस लौटकर नहीं आता है और आपको तो इस हवेली की कहानी के बारे में भी पता है। हरीलाल की पूरी बात सुनकर सूरज बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको आत्माओं का अध्ययन करने के लिए ऐसे ही मौके की तलाश थी और वह मौका आज उसको मिल गया था। सूरज को खुश देखकर हरीलाल आश्चर्यचकित होते हुए पूछता है, इस भूतिया हवेली के बारे में सब पता होने के बावजूद भी तुम इतना खुश हो रहे हो, क्यों? हाँ, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ जो आत्माओं का अध्ययन करता है और मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ कि इस भूतिया हवेली की कहानी में कितनी सच्चाई है। इस हवेली के बारे में जो भूतिया कहानी बनाकर समाज में फैलाई गई है, मैं उसका सच आप सभी के सामने लाऊंगा, जिसके लिए आज की पूरी रात मैं इस हवेली में रहूंगा। इसके बाद सूरज हवेली के अंदर प्रवेश कर जाता है। हरीलाल की सूरज को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। सूरज के अंदर जाते ही हरीलाल भी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ लौट जाता है। सूरज जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचता है, हवेली का नजारा देखकर सूरज के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि यह हवेली सच में भूतिया थी। दीवारों पर उलूल जुलूल भाषा में कुछ लिखा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। कुछ पल के लिए तो सूरज को लगा कि यहाँ सच में भूत रहते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अपना सामान एक जगह रखा, हवेली में इधर उधर घूमने लगा। चारों तरफ घूमने के बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल पर भी चला गया। कुछ समय बाद हवेली का पूरा मुआयना करके सूरज वापस नीचे आ गया। फिर कुछ समय बाद सूरज हवेली के ड्राइंग रूम की तरफ गया, जहाँ पहले से सामान बिखरा हुआ पड़ा था। वहाँ पर रखे गए सोफे पर जमी धूल को साफ करके सूरज बैठ गया। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में रखी शराब की बोतलों पर गई। वहाँ से सूरज ने रेड वाइन की बोतल ली और उसको खोलकर 2-3 पैग पी लिए। शराब पीने के बाद सूरज अपने मोबाइल में गाने चालू करके झपकियां लेने लग गया। जैसे ही सूरज की झपकी लगी तो दूसरी मंजिल से फ्लावर पॉट नीचे फेंका गया, जो फर्श पर गिरते ही टूटकर बिखर गया। फ्लावर पॉट के गिरने की आवाज से सूरज डर गया और झट से खड़ा हुआ। तभी ड्राइंग रूम का बल्ब बंद चालू होने लगा।
इसके बाद पूरी हवेली के बल्ब एक साथ चालू बंद होने लगे, जिनको देखकर सूरज बुरी तरह डर गया और डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया। अचानक से सब शांत हो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूरज खुद को संभालते हुए कांपती आवाज में बोला, कौन है? कौन है यहाँ? तभी एक कुर्सी सूरज की तरफ उड़ती हुई आई, जिससे बचने के लिए सूरज साइड हो जाता है और कुर्सी दीवार पर लगकर टूटकर वहीं गिर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज को किसी ने कुर्सी फेंक कर मारी हो। यह सब देखकर सूरज बहुत बुरी तरह डर गया। कुछ सेकंड्स बाद ही ड्राइंग रूम गोल गोल घूमने लगा। अब सूरज कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बस डर के मारे चिल्लाए जा रहा था, लेकिन सूरज की आवाज को हवेली की चार दीवारी बाहर ही नहीं जाने दे रही थी। डर के मारे सूरज बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अचानक से एक फ्लावर पॉट सूरज के सिर में आकर लगा, जिससे सूरज खून से लथपथ हो गया। कुछ घंटों बाद सूरज को होश आया। जैसे ही उसने अपनी घड़ी देखी तो रात के 12 बजे हुए थे। सूरज डर से कांपता हुआ अपना सामान वहीं छोड़ता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। सूरज के दरवाजे के पास पहुंचने से पहले ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सूरज ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। सूरज चिल्ला रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। लेकिन सूरज की सभी कोशिशें बेकार थीं। सूरज हिम्मत करके जोर से बोला, कौन है? सामने आओ। तभी सूरज के सामने 6-7 फुट लंबा एक काला साया उसके सामने खड़ा हो गया, जिसकी लाल आंखें आग के समान थी। भयानक डरावना काला चेहरा, जिसको देखकर कोई भी उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाए। उसके बड़े बड़े घुंघराले बाल, बिना पैरों का वो काला साया जमीन से 5 फुट ऊपर हवा में ही घूम रहा था, जिसको देखते ही सूरज का गला सूखने लगा। पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। सूरज ने पूछा, कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? तुमने हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैं सबको मार दूंगा, किसी को भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। कई साल पहले इसी हवेली के मालिक ने किसी गलती के लिए मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया था और इसी हवेली में मुझे दफना दिया था। मेरी आत्मा हवेली में ही कैद हो गई, क्योंकि यहीं पर मेरा खून हुआ और यहीं मुझे दफना दिया गया। अब मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा। जैसे मुझे तड़पा तड़पा कर मारा गया था, वैसे ही मैं सभी को तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ ही समय में वह भूत और भी भयानक हो गया। हवेली में चारों तरफ घूमने लगा, कभी सूरज के आगे कभी पीछे। सूरज को बुरी तरह डराने लगा। तभी सूरज ने पुजारी जी द्वारा दिए हुए अभिमंत्रित राख को जेब से निकाला और भूत के पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह काला साया सूरज के पास आया तो तुरंत ही सूरज ने अभिमंत्रित राख भूत पर फेंक दी। अभिमंत्रित राख के गिरते ही भूत भयानक आग में जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अब उसकी आत्मा हवेली को छोड़कर अलौकिक दुनिया में जा चुकी थी। सूरज ने राहत की सांस ली और हवेली की सारी लाइटों को जलाकर वहीं ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब सूरज की आंख खुली तो 7 बज चुके थे। उसके बाद सूरज ने अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर आ गया। तभी हरिलाल गांव के कई लोगों के साथ हवेली के दरवाजे पर आता दिखाई दिया। सूरज को जिंदा देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। तुम जिंदा कैसे हो? जो भी रात के समय इस हवेली में रुका वह कभी वापस नहीं आया। हरिलाल आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही सूरज ने हरिलाल की बात काटते हुए कहा, इस हवेली में अब कोई भूत नहीं है। जो भूत यहाँ था वह जा चुका है। अब उसकी मुक्ति हो गई है। जा चुका? मुक्ति हो गई है? क्या मतलब? तब सूरज ने हरिलाल समेत सभी लोगों को भूतिया हवेली में बिताई रात की कहानी बताई और कहा, अब यह हवेली पूरी तरह सुरक्षित है। जब सास ने खा ली हंसने वाली दवा। कुसुम अपनी बहू सुरभि और बेटे ऋतिक के साथ रहती थी। कुसुम के पति सुरेश काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर ही रहते थे। एक दिन वो अपने घर आए और कुसुम के लिए बहुत सारी दवा लेकर आए। भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे आ गए आप। इस बार बहुत दिनों में आए और मैंने आपको जो घुटनों के दर्द की दवाई लाने के लिए कहा था वो तो लाए हैं ना आप? हाँ हाँ, तुमने जो भी कहा था वो सारी चीजें ले आया हूँ। बस अब एक गिलास पानी तो पिला दो। सुरभि, एक गिलास पानी तो लाना। सुरभि जल्दी से पानी लेकर आती है। सुरेश सुरभि के सर पर हाथ रखता है और उसका हालचाल पूछता है। बहू,
ये तुम्हारी सास के लिए मैं कुछ दवाई लाया था, तुम देख लो ये दवा। तुम्हारी सास तो है भुलक्कड़, किसी और दवाई की जगह कोई और दवाई खा लेगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश एक एक करके सुरभि को दवाई बताने लगा। देखो, ये घुटने के दर्द की दवा है, यह घुटनों के दर्द के लिए मालिश का तेल है, रोज रात को मालिश करनी है इससे। ये बीपी की दवा और ये कमर दर्द की। एक दवाई की शीशी हाथ में लेकर कहते हैं, लेकिन ये दवाई किस चीज की है? लगता है मेडिकल वाले ने गलती से दे दिया। सुरेश कुछ दिन अपने घर वालों के साथ रहता है और फिर शहर से बाहर चला जाता है। सुरभि रोज अपनी सास को दवाई दे देती है, लेकिन एक दिन वो घर के काम में बहुत व्यस्त होती है और अपनी सास को दवाई देना भूल जाती है। लगता है सुरभि को आज बहुत ज्यादा काम है। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही दवा ले लेती हूँ। अरे वाह, ये दवाई तो बहुत स्वादिष्ट है, थोड़ी सी और पी लेती हूँ। इस तरह कुसुम थोड़ी थोड़ी करके हंसते वाली दवाई की पूरी बोतल ही पी लेती है। माँ जी, आज मेरे मायके वाले आ रहे हैं, भैया का फोन आया था। क्या कहा, मायके वाले? अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? खाने में कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? आप मेरे मायके वालों का मजाक तो नहीं बना रही हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ मजाक बना रही हूँ। मैं तो बस बता रही हूँ। माँ जी, आप झूठ भी बोलती हैं, आप अभी तो हंस रही थी। कुसुम हंसती ही रहती है। सुरभि वहाँ से चली जाती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि का भाई और सुरभि की माँ आते हैं। कुसुम उन्हें अंदर बिठाती है और अपनी सास को बुला लाती है। समधन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे? आंटी जी, आप इतना हंस क्यों रही हो? मैं कहाँ हंस रही हूँ बेटा। जब कुसुम लगातार हंसी जा रही थी तो उन्हें इंसल्ट फील हुई और वे वहाँ से जाने लगे। अच्छा बहन जी, हम चलते हैं। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरभि की माँ जा ही रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वो बहुत तेज गिरी। माँ, आप ठीक तो है? अरे बहन जी, आप ठीक तो है? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप मुझसे पूछ रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? बहन जी, पहले तो आप इतनी बदतमीज नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया है आपको? माँ, आप ठीक तो है ना? अंदर चलिए, मेरे कमरे में आराम कर लीजिए। नहीं सुरभि, हम जा रहे हैं। हमें अपना मजाक और उड़वाने का शौक नहीं है। और सुरभि, तुम अपनी सास का इलाज कराओ। इस तरह सुरभि के मायके वाले चले गए तो सुरभि का गुस्सा चौथे आसमान पर था। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे भाई और मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपको उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे बोल देती। इस तरह उनकी इंसल्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भला मुझे क्या पड़ी है जो तेरे घर वालों का मजाक उड़ाऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, आप अब भी हंस रही हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुरभि वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुरभि को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कुसुम उसे आवाज लगाती हुई उसके कमरे में जाती है। सुरभि, सुरभि, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो तुम? क्या हो गया? माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। अच्छा, ठीक है, ऋतिक को बुलाती हूँ। माँ जी, मुझे बुखार आ रहा है और आप हंस रही हैं। अरे नहीं बहू, मैं कहाँ हंस रही हूँ? वो तो मेरी हंसी रोक ही नहीं रही है। माँ जी, जब आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ और आप मुझ पर हंस रही हो। चले जाओ आप यहाँ से। बहू सुन तो सही। नहीं माँ जी, आप जाओ यहाँ से। अब तो आपके बेटे ही आपसे बात करेंगे और मैं पापा जी को भी बताऊंगी कि आजकल आप क्या कर रही हैं। जब ऋतिक घर आया तो सुरभि ने उसे सारी बात बताई। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। माँ तो तुमसे बहुत प्यार करती है, फिर वो तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का मजाक क्यों उड़ाएंगी? खैर अभी छोड़ो इस बात को, अभी तो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी दवाई ले आते हैं।
कुछ दिन में सुरभि ठीक हो गई। एक दिन ऋतिक को पता चला कि उसकी मौसी के बेटे राहुल की तबीयत बहुत खराब है, तो वो अपनी माँ और पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। मौसी जी, कैसे हैं राहुल भैया? बेटी, इतने दिन हो गए मेरे राहुल को बीमार हुए, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अरे छोटी, हुआ क्या है राहुल बेटे को? कुछ बता तो सही। माँ, आप हंस क्यों रही हो? कहाँ हंस रही हो बेटा? मैं तो अपनी बहन के बेटे के लिए परेशान हूँ। माँ, ये क्या तरीका है? रहने दे बेटा, ये तो मैंने सुना था कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़कर चला जाता है। आज मैंने देख भी लिया। अरे नहीं बहन, मैंने ऋतिक और राहुल में ना कभी कोई फर्क नहीं किया। फर्क तो दिख रहा है कुसुम दीदी। अगर आपकी बेटी की तबीयत खराब होती तो आप ऐसे हंसती क्या? ऋतिक बेटा, ले जा अपनी माँ को यहाँ से। ऋतिक बहुत गुस्से में अपनी माँ से बात करने लगा, लेकिन कुसुम तो सिर्फ हंसे ही जा रही थी। ऋतिक ने अपने पापा को फोन करके बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी। बेटा, तेरी माँ तो अपने घर वालों से बहुत प्यार करती है और वो बहुत समझदार है। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। जरूर कोई ना कोई बात है। कल मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। शाम को खाना खाने के बाद सुरभि कुसुम को दवाई देने के लिए गई, तो उसने देखा कि दवाई की वो बोतल तो बिल्कुल खाली थी जो सुरेश गलती से ले आया था। सुरभि ने वो बोतल सबको दिखाई। अरे, ये दवाई तो गलती से आ गई थी और मुझे तो पता भी नहीं कि ये किस मर्ज की दवाई है। कुसुम, क्या तुमने ये दवाई पी थी? हाँ जी, एक दिन जब वो काम में लगी थी ना, तो मैंने ये दवाई पी कर देखी थी। मुझे दवाई बहुत स्वादिष्ट लगी तो मैंने सारी पी ली। माँ, आपको दवाई स्वादिष्ट लगी? अरे, आप भी बच्चों जैसी बात करती हो। ऐसे कोई भी दवाई नहीं पीनी चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ। ऋतिक डॉक्टर के पास गया और कुछ देर में वापस घर आकर सबको बताया। माँ ने जो ये दवाई खाई है ना, ये हंसने वाली दवाई है और माँ ने एक साथ बहुत मात्रा में दवाई खाई है, तो इसका असर थोड़े समय तक तो रहेगा। उसके बाद माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ जो तू डॉक्टर से पूछ कर आया, नहीं तो हंसते हंसते मेरा पेट ही दुख गया है। तुम जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती घर पर ही रहना, और घर पर कोई मेहमान आए तो उससे बात मत करना। आप ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगी। अब मैं बिल्कुल हंसूंगी। कुसुम की बात सुनकर सभी हंस पड़े।